नमस्कार दोस्तों, सीए सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकर के एक नया टॉपिक आया हूं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा न्यूज में होता है। और ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में 360 डिग्री को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली बात हम ये देखेंगे कि जो टॉपिक है उसका नाम क्या है। उसका नाम है वेटलैंड और हिंदी में उसको कहते हैं आर्द्रभूमि। वेट का मतलब होता है गीला, ठीक है, और लैंड का मतलब भूमि। जो गीली भूमि होती है उसको हम ऑलमोस्ट ये क्राइटेरिया होता है उसका, उसके बेसिस पे हम उसको वेटलैंड बोलते हैं, आर्द्रभूमि बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या इसमें कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे वेटलैंड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके लिए कौन कौन से एफर्ट्स किए गए और इंडिया में लास्ट में किया गया कितने वेटलैंड हैं, राइट। तो ये चीज़ें हम देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो में और सारे बुलेट पॉइंट होंगे। और पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम एक एक पॉइंट को मार्क कराते हुए चलेंगे। पहली बात, वेटलैंड का मतलब समझिए, वैसा कोई लैंड जो गीला हो, वेट हो। वो आपका कोस्टल एरिया में भी हो सकता है और मेन लैंड पे भी हो सकता है, ठीक है। और उसका कुछ पैरामीटर्स होता है, जैसे इकोलॉजिकल जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है उसका बेसिस पे होता है। वहाँ पे जो फौना फ्लोरा, जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए हम डिक्लेयर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे आए, ये एक इंटरमीडिएटरी बॉडी हो सकती है, जैसे गीली एक ड्राई लैंड है और फिर वाटर बॉडी है, उसके बीच में आप देखेंगे थोड़ी सी गीली एरिया पड़ जाती है, वो भी हो सकती है, वाटर बॉडी भी हो सकती है। ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है स्पेशली जो वहाँ पे फौना फ्लोरा होते हैं उनके हैबिटाट के लिए करता है। बहुत सी सर्विसेज होती है, हम उसको एक एक करके देखेंगे। पहली बात हम दूसरी देखें कि ये कितने प्रकार का होता है। इसको एरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन करें तो एक दो तरह का होता है, एक इनलैंड होता है और एक कोस्टल एरिया। इनलैंड का मतलब ये हो जाता है आप मेन लैंड के अंदर, उसमें लेक भी हो सकती है, पॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। और जब कोस्टल एरिया में बात करते हैं तो एश्योरी भी हो सकती है, ब्लैक वाटर भी हो सकता है, ओपन ओशन के पास भी हो सकता है कोस्टल एरिया। अगर हम इनको इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें कि क्या ये नेचुरल होता है या फिर मैन उसको जनरेट करता है, तो ये नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, आदमी के मानव के द्वारा बनाया गया। और तो हम देखते हैं, अगर जैसे आपसे पूछे जो पेडी होती है, मतलब जो धान का खेत होता है, क्या वो वेटलैंड है? जी है, वेटलैंड है। पहली वेटलैंड है, क्यों? क्योंकि वो गीला होता है धान हमेशा ऑलमोस्ट, तो इसलिए वो कैसा होगा? नेचुरल नहीं होगा, वो मैन मेड होगा, आदमी ने उसको जनरेट किया हुआ है। अगर आपसे बात करें कोई नेचुरल लेक है आप पे पड़ी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो नेचुरल लेक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेचुरल हो गया और ये हो गया। अगर हम एरिया के हिसाब से लोकेशन, तो इनलैंड और कोस्टल वेटलैंड हो गया। और ये भी नेचुरल होता है, मैन मेड होता है, और ये भी नेचुरल और मैन मेड होता है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से नेचुरल है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई रिवर में ऑक्स बॉल बन जाती है, ऑक्स बॉल लेक बन जाती है, यार वैसी कोई लेक बनती है। आदमी तो लेक बनाएगा नहीं, अगर वो बनाता है तो फिर मैनमेड हो जाएगा, आदमी नहीं बनाता। दूसरी बात, रिजर्वर होता है, जैसे वाटर को कहीं स्टोर करने का, अगर कोई आप डैम वगैरह बना देते हैं, बांध बना कर उसको ये कर देते हैं, वो तो मैनमेड हो गया। दूसरी ये चीज़ है, टैंक हो गया, कोई टंकी वगैरह, मतलब पॉन्ड का टाइप का। आप इमेजिन करके सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ ये इनलैंड में, दूसरी चीज़ कोस्टल एरिया में अगर आते हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ मोस्टली होता है। जो हम कोस्टल एरिया में एक्वा कल्चर करते हैं, जो वाटर में हम खेती करते हैं, पानी में, ओपन वाटर में, उसको एक्वा कल्चर बोलते हैं। तो वो हो सकता है मैन में। और साल्ट पॉन्ड होता है, जो नमक बनाते हैं उसके लिए जो गड्ढा खोदते हैं, हो जाता है। दूसरी बाकी चीज़ लैगून, ब्रेक वाटर, क्रेक, ये सब जियोग्राफिकल टर्म है, जियोग्राफी में आप समझेंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे, एश्योरी क्या मैन मेड वेटलैंड है या फिर नेचुरल? तो वो एश्योरी आई से बता बात है कि आपको ये रिवर बनाती है, डेल्टा भी रिवर बनाती है। तो ये सारे कौन से होते हैं? ये नेचुरल होते हैं और कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है, ये फंक्शन क्या करते हैं? फंक्शन ये करते हैं, ये पॉजिटिव आउटकम देते हैं नेचर को और ह्यूमन को। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि अगर वाटर को स्टोर कर ले आप, तो उससे दो चीज़ें होती हैं। पहली बार ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, दूसरी चीज़ ये वाटर में जितना सेडिमेंट होते हैं, जितने मतलब मिट्टी में घुले होती है वाटर में,
वो क्या होगा, एक जब स्टेबल मतलब वाटर जब अस्थायी होगा तो सारे के सारे सेडिमेंट्स नीचे इकट्ठा हो जाएंगे और वाटर जो है कि यूज के लिए हो सकता है, राइट। तो ये पॉजिटिव वे में सर्वाइव करता है, हैबिटाट प्रोवाइड करवाता है जो फौना फ्लोरा होते हैं, और आसपास में जो ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो इंक्रीज होंगी क्योंकि उनको वाटर सप्लाई मिले। जो एनिमल्स होते हैं वाइल्ड में फॉरेस्ट में, उनको जो कि वाटर पीने का अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रीजन फॉर डिप्लिटेशन, अब ये बातें भी आ रही है कि इसको कंजर्व किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि इसमें ऐसा है कि अब जो है कि कुछ नेचुरल कुछ मैन मेड ऐसी एक्टिविटी हो जाती हैं जिससे इनको खतरा हो जाता है, और इनका जो कि कहीं ना कहीं इनकी एरिया या फिर इनका जो है कि मतलब जो कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू या वैल्यू तो नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो कि खतरे में जा रहे हैं, डेंजर होता है इनके लिए, डेंजर कुछ चीज़ें बन, जैसे मान लीजिए पोल्यूशन है। सपोज करिए आपके आसपास कोई वेटलैंड है, वहाँ पे जो कि आपके शहर का जो वेस्ट वाटर होता है अगर उसमें जाएगा तो जाहिर सी बात है वो गंदा पानी जाएगा तो वो वहाँ पे खतरा हो जाएगा। तो ये कुछ नेचुरल होता है मैन मेड, जैसे एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर होता है यूज करते हैं, और बारिश होता है तो फ्लश वो बह करके जा करके फिर वेटलैंड एरिया में स्टोर हो जाता है, तो वहाँ पे केमिकल सोल्यूशन या फिर कंपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फौना फ्लोरा जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी ये चीज़ें होती है कि ज़्यादा फ्लड आ जाए, वाटर कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो बह जाते हैं, सारे बाढ़ आ जाते हैं, वो भी एक निगेटिव है। तो ये सारी दिक्कत होती है। मिटिगेशन के लिए कुछ प्रोग्राम चला दिए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है, हम समझे पॉजिटिव आउटकम देते हैं। ये डिप्लिटेशन होता है, क्यों होता है, कुछ जो कि अनइन्वायरमेंटल एक्टिविटी होती हैं जैसे हमने, और तो जब ये हो रहा है डिप्लिटेशन, इसके लिए कुछ हम ऐसा कदम उठाएं जिससे हम इसको शेप कर सकें और फ्यूचर के लिए हम रख सकें, और नेचर भी एक सस्टेनेबल वे में ग्रोथ करें। तो उसके लिए हमने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन और नेशनल एफर्ट्स भी लिए हैं। एग्जाम्पल के लिए पहली बार हम रामसर एक जगह है, ईरान में पड़ता है। ईरान में जब जाएंगे तो आपको जो कैस्पियन बॉर्डर लगता है ईरान का, वहाँ पे एक रामसर प्लेस है। जैसे आप इंडिया में ले सकते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, तो वैसे ही ईरान में एक रामसर जो कि प्लेस पड़ता है, वहाँ पे 1971 में एक मीटिंग हुई, और वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, हम वेटलैंड कुछ ऐसा हो तो हम उसके लिए, और उसी के नाम पे रामसर कन्वेंशन निकल करके आया। तो वहाँ से रामसर कन्वेंशन इसलिए निकल करके आया कि हम वेटलैंड को कंजर्व करें, और जो काफ़ी हाईली सेंसिटिव इम्पोर्टेंस है उनको हम एक रामसर की एक लिस्ट बनाते हैं और उनमें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, आप वेटलैंड समझ गए क्या होता है, और रामसर को समझिए कि रामसर क्या होता है। जो वेटलैंड होती है इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको रामसर लिस्ट में डाल दी जाती है। कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज फौना फ्लोरा होना चाहिए, इतने परसेंटेज थ्रेड्स होना चाहिए, इस तरह की एरिया होनी चाहिए, तो उस हिसाब से इनको रामसर साइट में करें। जब रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया जाता है वेटलैंड को, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, मानव वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हमने 71 में जो है कि ये कन्वेंशन किए थे। 71 में रामसर, वही जो कि ईरान में जगह है, पूछ लिया ये 71 में। और इसी के बेसिस पे अगर आपसे यहाँ पे सवाल पूछे कि रामसर कन्वेंशन क्या है, तो ये वेटलैंड कंजर्वेशन से है। कब किया गया था? 71 में किया गया था। रामसर प्लेस न्यूज में रहता है, वो कहाँ पे है? ईरान में, कैस्पियन सी के जो बॉर्डर लगता है ईरान का, वहाँ पे है। अगली चीज़ ये होती है कि इसी को और इन्हांस करने के लिए मॉन्ट्रियल रामसर जो कन्वेंशन है, इसी को और एक बूस्ट देने के लिए और इसका प्रयास को कम मतलब तेज करने के लिए एक और जो कि 1996 में एक कन्वेंशन किया गया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल्स प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड की कहा गया। उसमें भी कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं कि ये जो पैरामीटर होगा कि जो रामसर साइट में इंक्लूड होगा। तो वो जो मॉन्ट्रियल्स है ये आपका एक प्लेस पड़ता है कनाडा में। कनाडा जो कि साउथ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ जाता है। यूएसए से बॉर्डर लगता है 49 डिग्री, जो कि एक आपका लैटिट्यूडनल बॉर्डर डिवाइड करता है चाइना, अरे सॉरी, कनाडा और अमेरिका को। तो ये चीज़ें वहाँ पे हमने देखा। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड, हमने ये सारी चीज़ें कर ली। जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड या प्रोटोकॉल है 96 में लाया गया, और उसके लिए और अब तक इंडिया में जो कि 64, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से हमने कलेक्ट किया डाटा, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट का एक
डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से हमने कलेक्ट किया अगस्त 2002 तक 2022 तक, जो कि 64 टोटल वेटलैंड जो इंडिया का रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया। ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 14 देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। और उसके बाद एक और अथॉरिटी है इंडिया में सेटअप की गई है, और उसको 1985-86 में यहाँ पे दे सकते हैं। इसका ये काम है कि वेटलैंड जो इंडिया में है, हमने तो रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल लेवल पे देख लिया। देखिए इंडिया के अंदर भी एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि जो देखभाल करे कि क्या होना चाहिए, क्या पैरामीटर होना है, कुछ गाइडेंस। तो उसके लिए एक नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि हमने इस्टेब्लिश किया 85-86 में, उसका एम ये है कि हम कंजर्व करेंगे वेटलैंड को, और फिर उस वेटलैंड का जितना इम्पोर्टेंस है उसको लिस्ट बना करके हम भेजेंगे रामसर साइट में इंक्लूड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर द डिक्लेरेशन द वेटलैंड, डिफरेंट क्राइटेरिया होती है, कितना हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा थोड़ा सा जो कि डिस्कशन रहा। और 64 जो कि इंडिया में अब तक रहे हैं अगस्त 2022 तक, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 14 जो कि वेटलैंड रामसर कन्वेंशन है। और ये हमेशा डिक्लेयर होता, आपसे नंबर्स नहीं पूछ सकता, बस आपको इतना याद रखना कि किस तरह का, पहली बात वेटलैंड क्या है, वेटलैंड कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद इसके लिए इंटरनेशनल और एफर्ट्स क्या क्या लगाए गए हैं, रामसर कन्वेंशन 71, फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका जो है कि 1996 में किया गया। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, और आगे ऐसे करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।